हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा जिसमें हम साउंड को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम आज के लेक्चर के बारे में बात करें कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, पार्ट 1 में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज के जो लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो है हमारे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे कि साउंड होता क्या है, साउंड को किस तरीके से मेजर किया जाता है और किस तरीके से उस साउंड का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के अलावा एक अनदर टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो फर्स्ट पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद साउंड के प्रोडक्शन के बारे में कि जो हमारा साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है थर्ड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जिसमें हम साउंड की प्रोपोगेशन के बारे में देखेंगे कि प्रोपोगेशन होता क्या है, साउंड की प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ साउंड जो है, साउंड की जो वेव्स है वो हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर भी हम काफी सारे कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे भी इंट्रोडक्शन में बोला गया है, देखो सबसे पहले जो भी चैप्टर होता है हम उसके बेसिक्स को समझते हैं कि वो चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या-क्या चीजें हैंगी। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया आई से हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब उसमें से जिसे हम इसको 5 सेंस ऑर्गन्स को हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा आई का काम क्या होता है, आई हमें देखने में हेल्प करती है। सेकंड है हमारा नोज, नोज का काम क्या होता है, स्मेल के लिए। थर्ड है हमारे पास ईयर, ईयर का काम होता है सुनने के लिए। फोर्थ है हमारे पास टंग, जिसका काम होता है टेस्ट को पता करने के लिए। और फिफ्थ है हमारे पास स्किन। ठीक है, जो स्किन का काम क्या होता है, ये फील करती है टेम्परेचर को, कम हो या ज्यादा हो या किसी भी तरीके के कोई भी जो भी हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स होंगे उन सब में भी हेल्प करती है कि हमारी स्किन अगर बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म में टच करता है, पिंच करता है, किसी भी तरीके की कोई भी सेंसेशन हो इन्वायरमेंटल, वो कौन फील करता है, हमारा स्किन। जिसमें जो हमारा स्किन है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि जो हमारा स्किन है वो पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। तो यहीं पे हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, ईयर। तो ईयर का काम क्या होता है, सुनने का। तो हम सुनते क्या है? हम सुनते हैं साउंड्स को। तो वही बोल रखा है द सेंसेशन, जो भी सेंसेशन हम फील कर पाते हैं ईयर्स की मदद से, उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन से सेंस ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है, ईयर के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद बोला गया है, देखो साउंड जो है वो हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं। जब भी कोई पर्सन बोलता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और वो उस रिलीज के दौरान पे जो भी उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड। तो साउंड भी क्या है, साउंड हमारी एक तरीके की एनर्जी की ही फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं। दूसरी चीज जो साउंड है, साउंड के अंदर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल है। क्यों? देखो, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसका स्टेटमेंट क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हमने वहां पे देखा था कि जो भी हमारी एनर्जी थी, जब हमने वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर करा था तो उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये समझा था कि जो भी हमारी एनर्जी है वो ना ही तो कभी बनती है ना ही तो कभी घटती है, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। जैसे वहां पे हमने देखा था जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो किसमें चेंज हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे एनर्जी का चेंज हो रहा था, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यही लॉ हमारा साउंड के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, मतलब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो साउंड पर भी अप्लाई होगा, मतलब वो भी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होगा, चेंज होगा, बट वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही वो कभी क्रिएट होगा। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास कि जो साउंड है वो ट्रेवल्स करता है वेव की फॉर्म में। वेव हम लोगों को पता होगा, जो हमारी वाटर की वेव्स होती है, हम ड्राइंग में भी ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो जो हमारी साउंड है वो भी इसी वेव की फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, बोला गया है जो हमारा साउंड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से तब प्रोड्यूस होता है जब वो वाइब्रेट हो। और हमें पता है कि हर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करती है, कांपती है, कंपन करती है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वही बोला गया है कि जो हमारा साउंड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से तब प्रोड्यूस होगा जब वो वाइब्रेट करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो भी हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो हमारे पास एक स्प्रिंग है, जब हम उस स्प्रिंग को खींच के वापस छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो स्प्रिंग है वो वाइब्रेट करते हैं, और उसके वाइब्रेशन से हमें क्या सुनने को मिलती है? थोड़ी सी हमें साउंड सुनने को मिलती है। तो एक चीज और बोली गई है कि किसी भी चीज को वाइब्रेट करने के लिए, जिससे हमें साउंड प्रोड्यूस हो, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। जो हम आउटसाइड की तरफ से सोर्स का यूज करते हैं, उसी की मदद से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइक अवर हैंड, वाइंड, ईटीसी। वाइंड का एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, मानो हमारे पास ये एक पतंग दे रखी है, काइट है। जब ये काइट हमारी हवा में उड़ती है तो हम क्या देखते हैं कि जितनी तेज से हवा जाती है तो ये जो काइट है उसमें से हमारे को, जब वो फ्लाई करती है तो उसमें से भी हमें वॉइस सुनने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम ड्रम के बारे में बात करें तो ड्रम में भी हम देखते हैं। क्या बोला गया है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए, उसमें से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी आउटसाइड सोर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम किसी भी ढोलक पे अपने हैंड को मारते हैं, मतलब अगर हम अपने हैंड के यूज से ढोलक पे, जो ढोलक के होता है उसको जब हम वाइब्रेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इसके साइड्स की ये होती हैं वो क्या करने लगती है? वाइब्रेट करने लगती है, और जिससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटसाइड सोर्स होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा हैंड, जिसकी मदद से जो हमारा ढोलक है उसकी जो बाहर की ड्रम्स, जो हमारी उसमें की साइड्स होती हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और जिसकी मदद से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है।
अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। देखो हमारा जो थ्रोट होता है, जो हमारा नेक गले वाला रीजन होता है, उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इस वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करवाती है। यानी इसी वोकल कॉर्ड की मदद से हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया कि जो हमारा साउंड है, जिससे हमें वॉइस प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, वो क्या है, वोकल कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स की मेम्ब्रेन्स है, जब वो वाइब्रेट करती है तो उसी की वाइब्रेशन की मदद से हमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। हम वोकल कॉर्ड को फील भी कर सकते हैं जब भी हम कभी बोलें। अगर हम अपने हैंड को नेक वाले रीजन पर पुट करते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जब हमारे बोलने पर नेक वाला जो रीजन है वो वाइब्रेट करता है, वहां पे हमें आसानी से वाइब्रेशन फील होती है। और जहां पे भी हमें वाइब्रेशन फील होती है, वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्योंकि वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करेगा। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या दे रखा है इसमें एग्जाम्पल में, साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। देखो जो भी हमारा तबला हो गया, ड्रम हो गया, जैसे भी हमने ढोलक का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसकी मेम्ब्रेन पे जब हम हिट करते हैं, चाहे वो हैंड से हिट करें, चाहे किसी भी तरीके कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ड्रम बीटर से हम अगर उसको हिट करते हैं, उसको वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उसी वाइब्रेशन की मदद से हमें क्या सुनने को मिलता है, साउंड सुनने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। देखो इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, एक हमारा ये नॉर्मल फॉर्क की तरह होता है, जिसको हम यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस के उसको एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास दे रखा है, ये क्या है, वाई शेप में, यही है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। तो जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, हम उसको वाइब्रेट कराते हैं, और उसी की वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या बोला गया है, द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी शोन बाय टचिंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल with a pronge of the sounding tuning fork. The pitch ball is pushed away with a great force. देखो हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक पिच बॉल को लटका रखा है, स्टक कर रखा है ऊपर, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो पिच बॉल है, जब हम इसको पीछे की तरफ खींच के, मतलब इसको एक हाई वेलोसिटी से ट्यूनिंग फॉर्क से टकराते हैं, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये अपने ही एरिया पे इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वाइब्रेशन की मदद से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये लेबोरेटरी का एक एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने देखा कि ट्यूनिंग फॉर्क से भी हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट वो किस तरीके से होगा, जब हम अपने पिच बॉल को कहीं पे भी वॉल पे स्टक करते हैं और उस पिच बॉल को पीछे की तरफ ले जाके हाई वेलोसिटी से ड्रॉप करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो पिच बॉल जो है वो हमारे ट्यूनिंग फॉर्क से टकराता है, उसमें वाइब्रेशन कॉज करता है। इसी वजह से जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है वो अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हम साउंड है, साउंड को हम वैरायटी, मतलब कई तरीके के मेथड्स है जिसकी मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइब्रेशन हमें पता है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अब क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं, किसकी मदद से हम साउंड के जो प्रोड्यूस करने का तरीके हैं वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहला दे रखा है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सितार। सितार एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट कराते हैं तो उससे हमें क्या प्रोड्यूस मिलती है, साउंड प्रोड्यूस
होती है। सेकंड दे रखा है वाइब्रेटिंग एयर जिसका एग्जांपल है फ्लूट। जब हम फ्लूट को बजाते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे फ्लूट के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे होल्स प्रेज़ेंट होते हैं और जब हम उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट को बजाते हैं तो उस वक़्त हम अपने जो फिंगर्स हैं उसको किस पे रखते हैं, होल्स पर रखते हैं फ्लूट के और हम क्या करते हैं उसी फिंगर्स की मदद से जो एयर उसके अंदर प्रेज़ेंट होती है फ्लूट के, उसको हम वाइब्रेट कराते हैं ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, साउंड प्रोड्यूस हो सके। थर्ड दे रखा है हमारे पास वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन में एग्जांपल हो गया हमारा तबला, ड्रम और हमारा बेसिक सा ढोलक, जिसमें हम क्या करते हैं मेम्ब्रेन को चाहे हाथ से बजाने की कोशिश करते हैं या फिर हम ड्रम बीटर से क्या करते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे स्ट्रक करते हैं तेजी से जिससे वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड का प्रोडक्शन करती है। चौथा दे रखा है वाइब्रेटिंग प्लेट्स जिसमें हम बाईसाइकिल बेल के बारे में बात करेंगे कि जब हम प्लेट्स को वाइब्रेट कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फिफ्थ बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, देखा होगा कि जब हम नॉर्मल अपने घर में किसी भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो मोस्टली टाइम पे हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, नीचे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जिससे वो रुकावट पैदा कर रही है चीजों के मूव होने में, वहीं पे क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। सिक्स्थ दे रखा है बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें साउंड प्रोड्यूस दिखती है और साथ ही साथ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रब करते हैं तो वहां पर भी हमें साउंड प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हो गए जिसकी मदद से हम साउंड को प्रोडक्शन करा सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं या फिर ये जो हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हमें पता होने चाहिए कि किसमें हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने जब तबला और ड्रम वाले के बारे में बात किया था तो वहाँ पे हमने मेम्ब्रेन को हमने पॉइंट किया। जब हम सितार के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने स्ट्रिंग को पॉइंट किया। तो मतलब किसी भी चीज़ से साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को वाइब्रेट कराना ज़रूरी है और वाइब्रेशन के लिए हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास कुछ एक अलग सी चीज, जैसे सितार के पास जो है स्ट्रिंग है, फ्लूट के पास एयर के लिए कैविटीज हैं, टेबल और ड्रम के पास हमें वहां पे मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में हम ये देखेंगे कि जो साउंड है वो हमें सुनाई देते हैं। हम ये देखते हैं कि हम काफी दूर तक के पर्सन की भी वॉइस को सुन पाते हैं। ऐसा क्या होता है साउंड में कि जिसकी वजह से हम इतनी दूर तक के भी लोगों की वॉइस को सुन पाते हैं कि वो हमसे किस तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो हमसे क्या बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा साउंड है उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के थ्रू जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। तो द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। वो सब्सटेंस जिसकी मदद से साउंड हमारा ट्रेवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम। ये जो हमारा मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और हमारा गैस भी हो सकता है। हमें 3 मीडियम के बारे में पता है, वो कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल करता है किसी मीडियम से और वो मीडियम क्या है हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
देखो, अब ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा साउंड है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो साउंड होता है, वो वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होता है। जब चीज़ें हमारी जो अब हमारे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, तो और उसी वाइब्रेशन की मदद से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मानो जब हमारा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो हम ये कहते हैं कि जो वाइब्रेट करने की वजह से जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना स्टार्ट होते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं अपने स्टेबल पोजीशन से, और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या कॉज़ होता है? साउंड कॉज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने से जो उसके पार्टिकल्स हैं अराउंड में, वो क्या करेंगे? वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे सेम वे में, और वो अपनी स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस होने लगेंगे, मतलब वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से हटने लगेंगे, आगे पीछे होने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स की थोड़ी सी स्लाइड सीरीज दे रखे हैं, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट के क्या निकाले हैं, सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब पार्टिकल्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का पार्टिकल है, जब वो वाइब्रेट करेगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से, स्टेबल पोजीशन से आगे पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा, मतलब वो अपने स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेगा, और उसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो अपने आगे वाले पार्टिकल में भी क्या कॉज कर देगा? वाइब्रेशन कॉज कर देगा। सेम इसी तरीके से वाइब्रेशन उसके आगे वाले पार्टिकल में जाएगी, देन आगे आगे इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जो हमारी वाइब्रेशन है, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हमसे क्या बोला गया है? इसमें ये कहा गया है कि जब हमारे जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपने पास वाले एयर के पार्टिकल्स में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी मदद से वो भी अपने एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या करना शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब फर्स्ट पार्टिकल आपस में इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पार्टिकल फर्स्ट अगर इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा था, तो जो हमारा सेकंड पार्टिकल है, वो भी उसके कांटेक्ट में आके वो भी वाइब्रेट करेगा, देन उसके आगे थर्ड पार्टिकल, फिर फोर्थ पार्टिकल, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और फिर सेवेंथ। इसी तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करते जाएंगे, और किसका प्रोडक्शन करेंगे? साउंड का प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो हमारा वाइब्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमने देखा कि एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके आगे वाला पार्टिकल वो भी वाइब्रेट करेगा, देन थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये बोला गया है कि जो वाइब्रेशन का प्रोसेस है, वो तब तक कंटिन्यू रहता है उसी मीडियम के अंदर, जब तक कि जो हमारी साउंड है, वो कहाँ तक ना पहुंच जाए? हमारे ईयर्स तक ना पहुंच जाए, मतलब जिसकी वजह से हमें, जब तक वो हमें सुनाई ना दे, तब तक वो जो हमारे वाइब्रेशन का प्रोसेस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में चलता ही रहेगा। और जो भी ये हमारी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? मीडियम के अंदर हो रही है, बट नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब पार्टिकल्स की मदद से नहीं हो रही, लेकिन मीडियम के पार्टिकल के अंदर हमें ये वाइब्रेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट दे रखा है, वेव इज डिस्टरबेंस विच थ्रूज
व्हिच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। वेव क्या है? वेव भी हमारी एक तरीके की डिस्टरबेंस है, वाइब्रेशन कॉज होने की वजह से हमारी वेव्स का प्रोडक्शन होता है। वेव जो है वो भी डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करती है मीडियम के थ्रू, और क्या कैरी करती है अपने अंदर? एक एनर्जी को कैरी करती है। जो हमारा साउंड होता है वो ट्रेवल्स करता है वेव की फॉर्म में, इस वजह से हम साउंड वेव्स को कौन सी वेव भी बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। जो हमारा साउंड है वो ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में, इस वजह से हम इसे कौन सी वेव भी बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ये ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है, इस ट्यूनिंग फॉर्क में हम देखेंगे कि जो हमारा वाइब्रेशन के बाद कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो हमारी सीरीज बन रही है कॉम्प्रेशन की और रेयरफेक्शन की, मतलब देखो यहाँ पे जो हमारा ये ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करेगा, तो उस वाइब्रेशन के दौरान जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो वहां पे हम देखते हैं कि कहीं पे जो अमाउंट है किसका, ऑब्जेक्ट का, सीरीज का, वो क्या है? बहुत ज्यादा डेंस है, कहीं पे वो बहुत ज्यादा रेयर है। देन अगेन हमारा जो पार्टिकल्स का अमाउंट है वो डेंस है, और उसके बाद क्या है? वहां पे रेयर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डेंसर वाला रीजन है, मतलब जहाँ पे जो हमारे सीरीज है किसका? वाइब्रेटिंग फॉग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहां पे हम देखेंगे कि जहां पर भी हमारा जो कंडेंसेंसी है या फिर ये बोले डेंसिटी है पार्टिकल्स की, वो ज्यादा होती है, तो हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर भी हमारा अमाउंट कम दिखता है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नाम दें तो ये जो हमारा सी वाला पार्ट है ये हो गया हमारा कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब ये बोलो अमाउंट ज्यादा होता है। और जो ये हमारा आर वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास किसका एग्जाम्पल दे रखा है? स्प्रिंग का। इसमें क्या किया गया है, जब हम स्प्रिंग को नॉर्मल पकड़ते हैं उसके बाद जब हम उसे स्ट्रेंथ करते थे, ठीक खींचते हैं, और खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ हमारे पास रीजन जो स्प्रिंग के जो राउंड्स है, कॉइल्स है, वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं, कहीं कहीं पे जो कॉइल्स है वो बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसी सी वाले पार्ट को, जिसमें हमारा जो कॉइल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ज्यादा कंप्रेस है, तो उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जो हमारा आर वाला पॉइंट है, जहाँ जो हमारा कंप्रेशन से दूर है, या फिर ये बोले कंप्रेशन के कंपैरिजन में जो इसके कॉइल्स है वो कम है और दूर दूर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के केसेस में यही होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पास पास है, कंडेंस है, और एकदम उनकी जो अमाउंट है वो हाई है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और अगर हमारे पार्टिकल्स दूर दूर है, उनका अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है व्हेन अ बॉडी, ठीक है, जब भी हमारी कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो वहां पे जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो क्या करते हैं? कंप्रेस होते हैं, एकदम पास पास आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो एरिया जहाँ पे कंप्रेशन होता है, जहाँ पे चीजें जो उसके पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होते हैं, पास पास आते हैं, हाई डेंसिटी क्रिएट करते हैं वहां पे पार्टिकल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, जिसको हमने यहाँ पे किससे डिनोट कर रखा है? सी से। इस केस में भी वही हो रहा है कि जब हम फॉग को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं? एकदम पास पास आ रहे हैं और एकदम हाई डेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और इसी हाई डेंसिटी क्रिएशन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कंप्रेशन हमारी वेव का वो पार्ट होता है जिसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, और उनका जो प्रेशर होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है? हाई
होता है। ये वही बात बताई गई है जो भी हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के केस में देखा है। तो अभी तक हमने कंप्रेशन में समझा, उसमें होता क्या है कि जो कंप्रेशन होता है वो एक मीडियम का वो रीजन होता है जहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत हाई होती है उस एरिया में, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन एरिया बोलते हैं। जो कंप्रेशन होता है किसी भी वेव का, पार्टिकल का, जो भी हमारे मीडियम होते हैं उसके पार्टिकल्स का, उसमें होता क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास-पास आते हैं और कैसा प्रेशर क्रिएट करते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन का देखें, तो कंप्रेशन में क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास-पास हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले एरिया पे हम देखेंगे कि जो एरिया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में है, मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास-पास में हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स प्रेज़ेंट हैं। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जिसको हम किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं? कैपिटल सी से। और दूसरा ये हमारा वो रीज़न है जहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर-दूर है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होगी? लो डेंसिटी होंगी, इसके पार्टिकल्स दूर-दूर होंगे, एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करेंगे। जो प्रेशर होगा वो भी कैसा क्रिएट होगा यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में? लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इस कंडीशन को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। जो हमारा इस वाले कंडीशन में हम देख सकते थे कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इस एरिया से लेके इस एरिया तक कैसे हैं? बहुत ज़्यादा दूर-दूर हैं, एकदम पास में नहीं प्रेज़ेंट हैं। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन बोलते हैं। दिस कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी है, देखो जो कंप्रेशन वाले केस में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो जब पास पास आए थे, अब वही पार्टिकल जब दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा? व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स बैक अ एरिया ऑफ लो प्रेशर, जो हमारे पार्टिकल्स है वो दूर दूर गए, वहां पे उसका प्रेशर कम हुआ है, डेंसिटी कम हुई है। तो इस कंडीशन में उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। तो ये हो गया हमारा रेयरफेक्शन और किसका कॉन्सेप्ट? कंप्रेशन का, जिसमें हमने देखा कि कंप्रेशन में पार्टिकल्स पास-पास आएँगे और रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स दूर-दूर होंगे। तो क्या बोला गया है कि जो हमारा रेयरफेक्शन होता है वो हमारे वेव का वो एरिया होता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे से दूर-दूर जाने लगते हैं, उनके बीच में गैप्स क्रिएट होता है, डिस्टेंस क्रिएट होता है, जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, एरिया जो होगा डेंसिटी का वो भी लो होगा। जो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर-दूर प्रेज़ेंट है, उनकी डेंसिटी कैसी है? लो है, प्रेशर भी लो है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी, वो बैक एंड फोर्थ पोज़ीशन पे वाइब्रेट करेगी, मतलब आगे पीछे उसके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होंगे। पहले पार्टिकल आगे गया, देन पीछे, फिर आगे पीछे, वो अपनी ही एरिया पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेंगे, मोशन क्रिएट करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज़ का फॉर्मेशन होता है, और इसी सीरीज़ की फॉर्मेशन से हमारी किसकी प्रोडक्शन होती है? साउंड वेव की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होती है। तो प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड इज प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज, मतलब साउंड की प्रोपोगेशन यानी साउंड का प्रोड्यूस होना वो किस पे डिपेंड करता है? कि जो हमारी वहां पे डेंसिटी का चेंज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें,
यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने जो साउंड की प्रोपोगेशन है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करा है, यहाँ पे हमने डेंसिटीज को ड्रॉ करा है, जिसपे हम देखेंगे कि जो ये वाला रीजन है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, ग्रेटर डेंसिटी है। और ग्रेटर डेंसिटी और इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास में है, तो इस पोजिशन को या इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। दूसरी चीज उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है वो कम हो रही है, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो ये हमारा लेस डेंसिटी वाला रीजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फेक्शन। ऐसे ही अगेन ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कंप्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे रेयर फेक्शन। अगेन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये पॉइंट हो गया हमारा कंप्रेशन। और इसी में अगर हम डेंसिटी को डिनोट करें तो ये कंप्रेशन में हो गया हमारा ये ग्रेटर डेंसिटी, रेयर फेक्शन में ये हो गया हमारा लेस डेंसिटी। अगेन कंप्रेशन हो गया ये हमारा ग्रेटर डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हम साउंड में डेंसिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करते हुए देख सकते हैं कि पहले जो हमारी डेंसिटी है वो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। मतलब जो ये डेंसिटी का चेंज है, इसी की वजह से हमारे साउंड वेव का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यही साउंड वेव की वजह से हमें क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड सुनने में आती है। साउंड हमारी क्या है, साउंड एक हमारी मैकेनिकल वेव से, हमें पता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि साउंड वेव हमारी एक तरीके की मैकेनिकल वेव है, उसको एक मटेरियल, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो हमारा एयर हो सकता है यानी गैसियस फॉर्म हो सकता है, वाटर यानी वो लिक्विड हो सकता है मीडियम, स्टील यानी वो सॉलिड मीडियम भी हो सकता है। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है, वैक्यूम हमारी वो एरिया होता है जहां पर एयर जो होती है प्रेजेंट नहीं होती, यानी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इस एरिया को हम बोलेंगे वैक्यूम। और वैक्यूम वाले रीजन पे कभी भी हमारी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। देखो, इसी में मीडियम को समझाने के लिए हमारे पास एक इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या करा गया है कि जो हमारी यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट में देखें हमारे पास क्या-क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले दे रखा है इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बेल। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है, जो एक बेल जार के अंदर लगाई गई है, ऊपर से जिसको हमने कॉर्क से ढक रखा है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया है, जिसमें हमारा स्विच ऑन और ऑफ हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या नीचे से लगा रखा है, टू वैक्यूम पाइप। क्या बोला गया है, जब हम इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड करते हैं किसके अंदर, एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विथ वैक्यूम पंप, जब हम उसको इलेक्ट्रिक बेल को एक बेल जार के अंदर कनेक्ट करते हैं वैक्यूम पंप के साथ साथ, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, व्हेन बेल जार इज फुल ऑफ एयर वी हियर द साउंड। जब हमारा ये जो बेल जार है इसके अंदर पूरे के अंदर जब हमारी एयर प्रेजेंट होती है, तो हम ये देखते हैं कि साउंड सुनने को आ रही है, मतलब हमें साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। अगर एयर प्रेजेंट होगी तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब हम वहां से एयर पंप को हटा देते हैं, वहां पे क्या क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारी साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर हमें कभी भी साउंड को सुनने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही कहा गया है कि जब हम एक बेल जार को एयर टाइट
एयर टाइट बेल जार के अंदर इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड करते हैं और ये देखते हैं कि जब हमारा बेल जार एयर से फुल होता है तो हमें आवाज सुनने को मिलती है। लेकिन जब हम एयर को उसमें से निकाल लेते हैं और बेल जार को वैक्यूम कर देते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके की एयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम बेल को रिंग भी करते हैं तो भी हमें किसी भी तरीके की कोई साउंड सुनने को नहीं मिलती। तो इससे ये बोला गया है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब जो हमारी साउंड है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। साउंड कैन नॉट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वाला टॉपिक फिनिश। अब तक हमने क्या-क्या डिस्कस करा लेक्चर में? हमने साउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, साउंड के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ साउंड के प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और उसी मीडियम की रिक्वायरमेंट की वजह से वहां पे डेंसिटी के चेंजेस को भी हमने देखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक साउंड वेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव किस फॉर्म में? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। A wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave। तो longitudinal wave क्या होती है? यानी साउंड वेव को हम longitudinal wave क्यों कहते हैं मैकेनिकल वेव्स के साथ साथ? देखो, जो हमारे साउंड की वेव्स होती हैं, जब किसी भी पार्टिकल के अंदर या फिर किसी भी वेव में पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, जिस मीडियम से वो जा रहा है उसमें जो उसकी मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या बोला गया है? देखो, एक पार्टिकल है, पहले वो पार्टिकल आगे की तरफ बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे अपनी ही पोजीशन से आगे के पीछे जब मूव करता है, वाइब्रेशन कॉज करता है, बट वो किस डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर इस पार्टिकल में वाइब्रेशन कॉज होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हो गई? जब किसी भी वेव के अंदर जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अपने ही मीडियम में बैक एंड फोर्थ पोजीशन में मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पुश या पुल करते हैं स्लिंगी को, या फिर ये समझ लो हम किसी भी एक स्प्रिंग को पुश करते हैं, दबाते हैं, पुल करते हैं यानी खींचते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का प्रोसेस होता है। कंप्रेशन में क्या होते हैं कि वो जो उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब जो हमारी स्प्रिंग इस तरीके से होती है, तो उसके टर्न्स क्या होते हैं? एकदम पास पास में आ जाते हैं। किसके केस में? कंप्रेशन के केस में। लेकिन अगर वहीं हम रेयरफेक्शन के बारे में बात करेंगे तो रेयरफेक्शन में क्या होता है? यही टर्न्स हमारे दूर दूर चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये किसका केस हो गया? रेयरफेक्शन का केस हो गया। तो वही बोला गया है हमारे को इसमें कि जो हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है वो तब होता है जब हम किसी भी स्लिंकी को पुश करते हैं या पुल करते हैं।
व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अलोंग विथ स्लिंकी, जो हमारी वेव है वो स्लिंकी के अलोंग ट्रेवल करती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो हर एक टर्न का मूव होता है उसमें जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे डिस्टेंस पर बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इस वजह से वो वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारा एक पॉइंट हो गया, और यही क्या है, हमारी वेव की डायरेक्शन है। मतलब इस पोजीशन पे यानी इधर की तरफ हमारी किसकी डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन है। वेव हमारी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वेव में जब डायरेक्शन, वेव की जो डायरेक्शन है वो हमारी ए टू बी है, और हम यहाँ पे ये देखते हैं ए से लेके बी तक में बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होंगे, जिसमें जो हमारे ए बी के पार्टिकल्स है वो कैसे मोशन कर रहे होंगे, बैक एंड फोर्थ, देन अगेन बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो भी वेव की डायरेक्शन में ही हो रही है। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो हमारे पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में ही। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम एक बार और समझेंगे, क्या बोला गया है कि जब भी किसी भी पार्टिकल्स, या फिर ये बोले जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, या सॉरी जब भी किसी भी वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर वेव की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और वहीं अगर हम देखें, एक हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव की पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो है बैक एंड फोर्थ, लेकिन लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो अप एंड डाउन यानी 90 डिग्री पर होगी। व्हेन एंड वन एंड ऑफ अ स्लिंकी इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली, whose other end is fixed, it produce transverse wave। देखो ट्रांसवर्स वेव में किस तरीके से प्रोडक्शन होगा हमारा, ये एक हमारी वॉल है जिस पे हमने क्या कर रखा है, अपनी एक स्लिंग या फिर स्ट्रिंग को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, उसको फिक्स कर रखा है। फिक्स करने के बाद, हम क्या करेंगे, इसको अप एंड डाउन क्या करेंगे, इसको तेजी से अप करेंगे, उसके बाद डाउन करेंगे और एकदम से छोड़ देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारी स्प्रिंग है वो इस पोजीशन में ना हो करके वो किस पोजीशन में आ जाएगी, वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमारी किस तरीके की वेव हो गई, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो जब हमने क्या करा, स्प्रिंग को किसी एक बॉल पे स्ट्रक करके रखा और तेज के अपनी हाथ खींच के जब उसे हमने छोड़ा, तो हमने देखा कि ये जो वेव है या फिर ये जो स्प्रिंग है वो किस फॉर्म में चली गई,
अप एंड डाउन पोजीशन पे, पहले अप है उसके बाद वो डाउन है, तो इस वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अप एंड डाउन वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स के अगर पोजीशन के बारे में डिस्कस करें, पी और क्यू हमारे मानो कोई एक स्ट्रिंग है, इसमें हम देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? अप मूव करेंगे, देन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, यानी पहले वो आर पोजीशन पे जाएंगे, देन एस, यानी पहले वो अप डाउन अप डाउन। इस तरीके से हमारी ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की मूवमेंट होगी, मोशन होगा। कैसे होगा? वो 90 डिग्री पे अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। तो इसी में इस वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। This wave possesses along the slinky in horizontal direction, while turns on slinky particles vibrate up and down at right angle to the direction of the wave। तो वही कहा गया है कि जब हम स्लिंकी को तेजी से पकड़ के अपनी तरफ खींच के छोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्लिंकी है, फिर स्प्रिंग है, वो हमारी अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। तो उसके जो पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है, वो भी हमारी अप एंड डाउन पोजिशन पर होती है, वेव की डायरेक्शन के अलोंग। अगर हमारी वेव की डायरेक्शन सीधी है, तो वहां पे हम देखेंगे जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, यानी 90 डिग्री पे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रांसवर्स वेव में, उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो किस पोजीशन पे होती है? अप एंड डाउन होती है। कितने डिग्री के एंगल पे? राइट एंगल्स पे, यानी 90 डिग्री के एंगल्स पे। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स बट दे डोंट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जो हमारी लाइट की वेव्स होती हैं, वो क्या होती है? वो हमारी एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव होती है, बट उनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने दो वेव्स के बारे में बात करी कि साउंड कैसी वेव्स है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। क्यों? क्योंकि उसमें की जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की, वो बैक एंड फोर्थ होती है। लेकिन वही अगर हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे इसको समराइज करते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो देखो, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, उसमें पार्टिकल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है। दूसरी चीज, बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है? हमारी साउंड वेव्स। वहीं अगर हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करें, तो ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल्स है वो हमारे किस तरीके से मोशन करते हैं? अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है। अप एंड डाउन होते हैं मूवमेंट एट कितने डिग्री एंगल? एट 90 डिग्री एंगल। और ऐसी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? हमारी लाइट वेव्स। लाइट वेव्स कैसी है? हमारी एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन हमें याद रखना है कि लाइट को कभी भी रिक्वायरमेंट की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। थ्योरेटिकल अगर हमें हल्की सी भी कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा आज साउंड का लेक्चर नंबर 1 फिनिश।
जिसपे हमने क्या डिस्कस करा, साउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जिसमें हमने ये देखा कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड के अंदर ये पता करा, ये पढ़ा कि साउंड का प्रोडक्शन कब होता है, जब भी किसी भी तरीके की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करा, जिसमें हमने साउंड के प्रोपोगेशन में ये देखा कि जो साउंड है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवलिंग के लिए। और वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट को और समझा, वो क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि जब हमारे साउंड के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन की वजह से डेंसिटी हाई होगी तो वो होगा कंप्रेशन, और अगर डेंसिटी लो होगी तो वो क्या होगा, रेयरफेक्शन। उसके बाद हमने लास्ट आज के टॉपिक में डिस्कस करा एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड को किसकी फॉर्म में याद पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। और साथ ही साथ वहां पे हमने एक अनदर वेव के बारे में भी डिस्कस किया, वो कौन सी वेव है, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने साउंड के एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें साउंड का प्रोडक्शन हो गया, प्रोपोगेशन हो गया, और साउंड की एक अनदर प्रॉपर्टी की जो हमारा साउंड है वो एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा आगे का लेक्चर होगा, अब आगे के लेक्चर में हम इसी से साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जो हमारा साउंड वेव है वो कितनी वेलोसिटी से हमारे कानों तक आता है, या फिर नॉर्मल जो रेंज है वो हम वेलोसिटी के बारे में वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मिलते हैं अपने साउंड के नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हम आप आगे के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें।